का फर्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? विषाणु यानी वायरस, ठीक है। पूछा जा रहा है कि जो वायरस है, वायरस को किस जगत में शामिल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये दरअसल बात ऐसा है कि विषाणु यानी जो वायरस है, वायरस को किसी भी जगत में शामिल नहीं किया गया। अब इसका क्या रीजन हुआ होगा जिस वजह से इसको शामिल नहीं किया गया? तो इसका मेन रीजन देखिए क्या है कि जो विषाणु है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। क्यों माना जाता है? जब विषाणु जीवित परपोषी के शरीर में पहुंचता है तो सजीवों के लक्षण को प्रकट करता है, ठीक है, और जब ये स्वतंत्र अवस्था में होता है तो निर्जीवों के समान व्यवहार करता है। इसी वजह से इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, जिस वजह से इसको किसी भी जगत में शामिल नहीं किया जाता है। अब यदि हम वायरस के बारे में बात करें तो ये क्या होता है? ये अति सूक्ष्म और अकोशिकीय संरचना वाले न्यूक्लियोप्रोटीन कण है, ठीक है। याद रखना है कि ये एक नॉन सेलुलर है, ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन कण है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन का कई बार आपसे पूछा जाए, जो प्रोटीन का आवरण होता है, ठीक है, इसके जो प्रोटीन होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, तो ये इसमें इसके जो आवरण होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो कैप्सिड, उसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। कैप्सिड से घिरा न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। वो कैप्सिड से घिरा होगा, उसके अंदर क्या पाया जाएगा? न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, ये वायरस के चारों ओर होता है कैप्सिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, मानव शरीर में किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। पूछा जा रहा है मानव कोशिका में, मानव शरीर में कौन सी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो कौन सी कोशिका जो है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, लाल रक्त कोशिका। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो मैमल्स होते हैं तो उसके अंदर रेड ब्लड सेल जो होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और साथ में केंद्रक, ये दोनों नहीं पाया जाता है। तो याद रखना है, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया और एक केंद्रक, ये दोनों नहीं पाए जाते, ठीक है। दोनों का कमी होता है रेड ब्लड सेल के अंदर। तो अब यदि आपको पूछा जाए रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि फेफड़ा जो होता है, तो फेफड़ों से कोशिका तक, यानी जो सेल है, सेल्स तक ऑक्सीजन को ये ले जाने का काम कौन करता है? तो आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल होता है आरबीसी, वो करते हैं। और साथ में जो सेल से CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कहाँ पहुंचाते हैं? उसको फेफड़े तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसको फेफड़ों तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? तो वो आरबीसी ही करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो देखिए कोशिका में, ऐसे पता है आपको, कोशिका के केंद्रक में यानी सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है डीएनए। तो उसके अलावा एक जगह और होता है जहां पे डीएनए पाया जाता है, तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। डीएनए का आपको पता है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, और जो डीएनए है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और ये करता क्या है कि जो गुण होते हैं, जैविक गुण जो होते हैं माता पिता के, उसको जो संतान होते हैं, संतानों में हस्तांतरित करते हैं ये, ठीक है। तो जो सेल होता है, तो सेल में जो डीएनए पाया जाता है उसको सेलुलर डीएनए बोलते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है उसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं, ठीक है। और यदि अब पूछा जाए कि जो पादप होते हैं, पादप और शैवाल में कहाँ पाया जाता है, तो उसमें भी ये पाया जाता है, ठीक है। पादप और शैवाल में जो उसके क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है वहां डीएनए इसमें पाया जाएगा, ठीक है। किसमें? पादप में, पादपों एवं शैवालों में। तो पादप और शैवाल जो है उसके अंदर जो है वो डीएनए पाया जाएगा, ठीक है। और ऐसे जो मैमल्स होते हैं, मेनली जो एनिमल्स होंगे, एनिमल्स के अंदर जो है
वो किसके अंदर पाया जाएगा? तो सेल्स के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया, इन दोनों के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? आपको पूछा जाए जो गुणसूत्र है वो किसका परिवर्तित रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोमेटिन धागे। ठीक है, जो क्रोमेटिन थ्रेड होता है वो उसी का परिवर्तित रूप है गुणसूत्र। ठीक है, तो देखिए जो क्रोमेटिन थ्रेड होते हैं वो केंद्रक में पाए जाते हैं, बिल्कुल एक जाल के तरह का संरचना होता है इसका। ठीक है, क्रोमेटिन जो थ्रेड होते हैं तो कहाँ पाया जाता है याद रखना है, तो ये न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, और कैसा होता है? तो बिल्कुल जाल के तरह का संरचना होगा। ठीक है, जाल के तरह का संरचना होता है। ठीक है, और ये किससे बना होता है? तो न्यूक्लियोप्रोटीन से, ये भी याद रखना है। न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन से निर्मित होगा। देखिए जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के समय जो होता है धागे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सेल डिवीजन के टाइम जो ये क्रोमेटिन धागे हैं ये अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, और जब ये संकुचित होकर छोटे 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 हो जाएंगे और मोटे हो जाएंगे तो इसी धागे को से के परिवर्तित रूप को हम लोग क्या बोल देंगे? क्रोमोसोम बोल देंगे। ठीक है, तो यानी क्रोमोसोम्स जो है वो इसी से बना हुआ है, हमारा क्रोमेटिन जो थ्रेड है उसी से बना हुआ है। ठीक है, तो ये जब ये जो सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में ये क्रोमेटिन जो धागे होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, और ये जो संकुचित होते हैं जब ये संकुचित होंगे और छोटे छोटे होंगे, ठीक है, छोटे और फिर मोटे होंगे, तो फिर उस समय ये जो क्रोमेटिन धागे होते हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे किसमें? क्रोमोसोम्स में। ठीक है, उसी को हम लोग क्रोमोसोम्स कहेंगे। तो ऐसे ये जो हमारा गुणसूत्र है, तो ये गुणसूत्र जो है ये हमारे डीएनए यानी जो न्यूक्लिक अम्ल है तथा जो हिस्टोन है उससे निर्मित होता है। ठीक है, तो याद रखना है किससे निर्मित होता है? न्यूक्लिक एसिड से तो होगा ही होगा, साथ में जो क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन होता है उससे निर्मित होता है। याद रखना है हिस्टोन और न्यूक्लिक अम्ल दोनों चीज याद रखना है। और हिस्टोन, ठीक है, दोनों से बना होता है हमारा क्रोमेटिन धागे, या गुणसूत्र भी बोल सकते हैं। गुणसूत्र पूछा जाए किससे बना हुआ है तो आप ये उनको बता सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन से ये बना हुआ होता है। तो यदि अब ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि जो डीएनए का क्रियात्मक भाग है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं जीन। ठीक है, जो डीएनए का क्रियात्मक भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? जीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। पावर हाउस हमेशा से पढ़ते हुए आप आ रहे हैं, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। काफी आसान सा क्वेश्चन है ये। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये काफी महत्वपूर्ण कोशिकांग है। ठीक है, सेल के अंदर का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये अलग अलग स्ट्रक्चर में पाया जा सकता है। ये सूत्र के रूप में पाया जा सकता है, या छड़ के रूप में पाया जा सकता है, ठीक है, या गोलक के रूप में। तो इसमें से किसी भी रूप में ये पाया जा सकता है। ठीक है, जो ग्लूकोज का जो 36 एटीपी होता है, 36 एटीपी का जो निर्माण करता है, तो उसमें से 34 एटीपी जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। तो आपको याद रखना है जो 34 एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट
ये जो 34 एटीपी होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। ठीक है, उसी वजह से इसको माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आत्महत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग किसको कहा जाता है? तो वो कौन सा सेल ऑर्गेनल है? तो काफी आसान सा ये भी क्वेश्चन है और उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं आत्महत्या की थैली। ठीक है, कि मेनली होता क्या है कि जो लाइसोसोम होता है, कई बार जब सेल रप्चर होता है तो जो लाइसोसोम होता है वो सेल से बाहर, जब सेल से बाहर आएगा और तो वो सेल जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उसको मेटाबोलाइज करना स्टार्ट कर देता है, जिससे जो हमारा बॉडी है वो सही से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो लाइसोसोम है वो क्या है? वो हमारा सुसाइडल बैग है जो अपने ही सेल्स को मेटाबोलाइज करता है, उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है तपोदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? जो तपेदिक होता है वो यानी टीबी। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो ऐसे आपको पता होना चाहिए, ये जो ट्यूबरक्लोसिस है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होता है। यानी जो माइकोबैक्टीरियम यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइकोबैक्टीरियम होते हैं, माइकोबैक्टीरियम वो क्या करते हैं? तपेदिक नामक रोग इसी की वजह से होता है। इसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे इस कंडीशन में तपेदिक जो रोग होता है, टीबी जो होता है, उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें याद रखना है आपको, इसमें फेफड़े जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो फेफड़े जो होंगे वो प्रभावित हो जाएंगे। तपेदिक के उपचार के लिए जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनको लंबे समय तक विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। काफी एंटीबायोटिक इनको दिया जाता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक की वजह से थोड़ा ये इसमें सुधार होता है। ठीक है, याद रखना है कि एंटीबायोटिक जो है वो इसमें प्रोवाइड किया जाता है इस रोग के निदान के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 8 देख लेते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? काफी आसान सा क्वेश्चन ये भी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? यकृत यानी लीवर। ठीक है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लगभग इसका वजन यदि पूछा जाए तो ये इसका जो वजन होगा 1.5 किलोग्राम होता है। ठीक है, और आकार जो होगा वो लगभग 16 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, लगभग 16 सेंटीमीटर होगा। और ये जो है ये एक पाचक ग्रंथि है, पाचक ग्रंथि। ठीक है, याद रखना ये पाचक ग्रंथि है जिसमें कि बाइल जूस का निर्माण होता है। तो इसमें पूछा जाए किसका निर्माण होता है? बाइल जूस। ठीक है, और ये जो बाइल जूस होता है वो बाइल क्या करता है? फैट्स के एमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, यानी जो बसा होता है बसा को पचाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, याद रखना है। इनके द्वारा जो यकृत ग्लाइकोजेनेसिस जो होता है तो उसके द्वारा जो अतिरिक्त ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में जो परिवर्तित किया जाता है ग्लूकोज को, तो उसको भविष्य के लिए यकृत में या पेशी में संचित करके रख दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है पितरस का संचय किस अंग से में होता है? तो जो पितरस है, नाम से पता चल रहा है पितरस है तो पित्राशय। ठीक है, पित्राशय जो है उसमें पितरस का संचय होता है। ठीक है, देखिए जो बाइल जूस होता है वो कैसा कलर होता है बाइल जूस का? पितरस यानी बाइल जूस। ठीक है, ये होता है पीले भूरे रंग का या पीले हरे रंग का, आप बोल सकते हो उसमें दोनों कलर। ठीक है, पीले हरे अथवा पीले भूरे। ठीक है, रंग का क्या होता है? ये क्षारीय तरल होता है। ठीक है,
और ये करता क्या है, तो जो वसायुक्त भोजन होते हैं उसके पाचन में ये हेल्प करता है। ठीक है, याद रखना है, वसायुक्त भोजन के पाचन में ये हेल्प करेगा हमारा बाइल। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 देख लेते हैं। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? अब ये पूछा जाए, जो मधुमेह रोग होता है यानी डायबिटीज, ठीक है, तो डायबिटीज जो है, ये जो है वो किस हार्मोन की कमी से होता है? तो काफी आसान सा ये क्वेश्चन, कई बार आपने सुना भी होगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो है वो डायबिटिक हो जाते हैं लोग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, इंसुलिन प्रोटीन है, और इसका जो सेक्रेशन है वो किसके द्वारा होता है, तो पैनक्रियाज में होता है। पैनक्रियाज में अब पूछा जाता है ये किसके द्वारा, पैनक्रियाज में कौन करेगा, तो उसमें बीटा कोशिका होता है, बी सेल बोल लो, तो बी सेल्स के द्वारा जो बीटा कोशिका होते हैं उनके द्वारा होता है। ठीक है, तो पैनक्रियाज के अंदर एक बार और क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि लैंगरहैंस दुपिका जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये भी पैनक्रियाज में पाया जाता है। ठीक है, तो उसी लैंगरहैंस जो है, लैंगरहैंस, इसी लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं के जो कोशिका होते हैं बीटा सेल, उसी से इंसुलिन का स्रावन होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसी जो दीपिकाएं होते हैं उनके बीटा सेल से इंसुलिन का स्रावन होता है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसको शामिल करेंगे। तो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।